वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। कैसे आप सब लोग? आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो अपने कुछ बात कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपके चैनल के लिए ही है जो है वो बात है। बात यह है कि कुछ व्यूअर्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डाउनलोड करके देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड आप बाद में कर लेना, लेकिन पहले जो है वो एक बार वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरुआत से एंड तक जो है वो पूरा देखें, क्योंकि शुरुआत से एंड तक अगर नहीं देखते तो चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ता है और अपना कंटेंट, अपनी इतनी मेहनत के बाद में भी अपना कंटेंट यूट्यूब को तो पता नहीं अपने क्या कर रहे हैं, है ना। अपना कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है अगर आप जो है वो क्लिक करके छोड़ देते हैं और सिर्फ उसे डाउनलोड करके फिर बाद में देखते हैं, है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा वीडियो देखें, जिससे जो है वो अपनी रेटिंग बढ़े, ताकि अपना वीडियो जो है वो ज़्यादा फैले, अपना चैनल ग्रो करे। क्योंकि अपना जो है वो सिर्फ एम जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि अभी जो है वो अभी 12th का सिलेबस चल रहा है तो यही चलाएंगे अपने, इसके बाद जो है वो अपने कंपटीशन का सिलेबस भी लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो कंपटीशन की जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें भी फ़ायदा होगा। अपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर में करने की जो है वो अपनों ने प्लानिंग की है। मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि हम जो है वो फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं। हम फिजिक्स के फंडे नाम से वेबसाइट बनाकर जो है वो उस पर नोट्स भी अपलोड करेंगे, उस पर जो है वो अपने टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। नोट्स अपलोड करने का जो है वो तो बहुत जल्दी जो है वो मैं करने वाला हूँ। नोट्स आपको जो है वो सारे चैप्टर्स के सारे अपलोड मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के। एंड सेकेंड थिंग जो है वो लाइव क्लास के बारे में है। तो लाइव क्लास भी जो है वो अदर ऐप से लाइव क्लास जो है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो रही है, जैसा कि कल अपनों ने देखा था। यूट्यूब से ही जो है वो अच्छी क्वालिटी में होगी, और यूट्यूब से जो है वो अपने को 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग शेयर कीजिए, आपका ही चैनल है, आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने सब्सक्राइबर जैसे बढ़ेंगे तो अपने लाइव क्लास की ओर बढ़ेंगे, और जितने जल्दी हो सकेंगे 1000 सब्सक्राइबर तो अपने लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो अपने जो है वो अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए थे कल, उन क्वेश्चंस के बारे में क्लास के लास्ट में अपनी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले जो है वो अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपनों ने गाउस का नियम समझ लिया था। गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम अपना था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। फाई बराबर डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज जो है वो अपने को गाउस की एप्लीकेशन पढ़नी, मतलब गाउस के नियम के यूजेस क्या होंगे, ठीक है। तो गाउस के नियम के जो यूजेस है, जो कि अभी इन चैप्टर्स में 12th के सिलेबस में अपने को पढ़ने हैं, वो यूज एक ही है। क्या यूज है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग आकृतियों के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, अलग अलग चालकों के कारण, है ना। जैसे अपने पास में एक आवेशित तार होगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर आगे आएगा अपने पास में आवेशित अचालक परत, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आवेशित चालक परत, उसके कारण ठोस गोला, उसके कारण खोखला गोला, उसके कारण अलग अलग जो है वो आकृतियों और पिंडों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ज्ञात करेंगे। किसका यूज करते हुए? गाउस के नियम का यूज करते हुए। इसीलिए ये अनुप्रयोग जो है वो किसका है? गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। हम गाउस के नियम का यूज करेंगे, आप लोग सब लोग देखोगे कि हम गाउस के नियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग का, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? अनंत लंबाई का आवेशित तार होगा। लंबाई जो है वो अनंत होगी। अनंत होने का मतलब कतिपय यह नहीं है, बिल्कुल भी यह नहीं है कि उसकी लंबाई इन्फिनिटी है, माप हम नहीं सकते। अनंत होने का मतलब ये है कि लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कंपेयर में, ठीक है। तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, आवेशित चालक तार का मतलब क्या होगा? इस पूरे चालक तार पर जो है वो मैंने क्या दे के रखा है? धनावेश दे के रखा है, तो ये आवेशित है, ठीक है। इस चालक तार के कारण जो है वो अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा। दिशा ज्ञात करने के लिए ये डायग्राम बना के रखा है। कैसे बनाया वो मैं अभी आपको समझाऊंगा,
ठीक है। और परिमाण ज्ञात करने के लिए ये डायग्राम बना के रखा है, कैसे बनाया वो भी मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है वो हर डेरिवेशन में, ठीक है, हम दो चीज़ें ज्ञात करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र चूंकि जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो परिमाण भी होता है और सदिश राशि की क्या होती है, दिशा भी होती है, इसलिए हमें दिशा भी ज्ञात करनी होगी और हमें परिमाण भी ज्ञात करना होगा। दिशा ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिमाण ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो दिशा ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। दिशा जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने पास में जो है वो क्या है, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। लंबाई क्या है, अनंत, ठीक है। धनावेश जो है वो सतत रूप से वितरित है, कैसे रूप से, सतत रूप से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत रूप से वितरित है। चूंकि तार जो है वो क्या होता है, एक विमीय होता है, इसलिए इसका घनत्व जो होगा, आवेश घनत्व जो होगा वो कौन सा होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा। इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व जो है वो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व को अपने किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा। अगर टोटल आवेश इसका क्यू हो और टोटल लंबाई एल हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। इसका नाम क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन अभी लंबाई नहीं पता है तो आवेश भी अपने को नहीं पता है, लेकिन पता क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पता है, एकांक लंबाई पर आवेश पता है। सर कैसे पता है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, ओके। अब हमें इस तार के सामने स्थित ये बिंदु, प्रेक्षण बिंदु P है, कितनी दूरी पर स्थित है, O बिंदु से, तार पर स्थित O बिंदु से R दूरी पर जो है वो ये बिंदु स्थित है। इस बिंदु, प्रेक्षण बिंदु P पर जो है वो अपने को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है, परिमाण। ये बिंदु P यहाँ पर लिख नहीं रखा क्योंकि अभी और जो है वो अपनी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ होगा, लास्ट में लिखेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दिशा ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी ये देखना। अब हम जो है वो सोचे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, मैंने आपको बहुत बार जो है वो नोट करवा दिया है। क्या है कि यहाँ पर अगर जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है वहाँ पर क्या रख दो, धनावेश रख दो, परीक्षण एकांक धनावेश, वहाँ पर धनावेश रख दो। तो वो धनावेश जिस दिशा में प्रतिकर्षित होगा वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी, ओके, ठीक है। अब देखो, अगर इस हिस्से के कारण मैं करूं तो पहले अल्पांश इधर की, इसके लिए बात कर लेते हैं। अगर अल्पांश A1 यहाँ पर ऊपर अल्पांश A1 लूँ, ठीक है, इस पर भी धनावेश है और यहाँ पर परीक्षण धनावेश रखूंगा तो धनावेश से धनावेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। अब चूंकि अल्पांश के कारण है, इसके विद्युत क्षेत्र को, A1 के विद्युत क्षेत्र को E1 लिख देते हैं, अल्पांश के कारण है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, DE1, ओके। अब इसी तरीके से एक नीचे और अल्पांश लेके रखा है A2, है ना। A2 के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, फिर से यहाँ पर क्या रख दो, परीक्षण धनावेश रख दो। परीक्षण धनावेश रखा मैंने, तो परीक्षण धनावेश को यहाँ पर जो उपस्थित धनावेश है अल्पांश पर, वो धनावेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो दिशा ये होगी, चूंकि इस अल्पांश का नाम अपनों ने क्या दिया है, A2, तो इसका नाम क्या दे देंगे, E2 दे देंगे। अल्पांश के कारण है इसलिए अपनों ने क्या दे दिया, DE2, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, रीज़न, हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, आपके पैदा होने का भी रीज़न है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करो, अच्छी चीज़ों में जो है वो टाइम लगाओ, जो भी आपका मोटिव है तो वो उन चीज़ों में। अभी जो है वो अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, तो अपने यहीं पर ही दिमाग लगाते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेट यहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर A1 और A2 अल्पांश अपनों ने क्यों लिया, रीज़न ये था कि तार के विभिन्न हिस्सों के कारण यहाँ पर जो प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, होगी नहीं होगी। देखो, अगर यहाँ पर मैं अल्पांश लूँ तो उसकी दिशा इस तरफ, मतलब इससे थोड़ी अलग होगी, है ना। इस लाइन को मिलाऊँ तो इस तरफ, यहाँ पर अल्पांश लूँ तो इस तरफ, अगर ऊपर अल्पांश लूँ तो सामने की तरफ, यहाँ पर अल्पांश लूँ तो ऐसे, यहाँ पर अल्पांश लूँ तो ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने को मिलेगी। तो हर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने को क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड दिशा जो है वो ज्ञात करने के लिए हम दो अल्पांश लेते हैं, A1 और A2, ठीक है। किस तरीके से लेते हैं कि जो मध्य बिंदु O है उससे A1 की दूरी और A2 की दूरी क्या हो, समान हो, A1 हो और A2 जो है वो क्या हो, समान हो, ठीक है।
और उसके साथ में इनकी लंबाइयां भी समान हो। इसकी लंबाई क्या है, A1 की लंबाई क्या है, DL, यहां पर मैंने DL लिख रखा है, ठीक है। और A2 की लंबाई क्या है, A2 अल्पांश, अल्पांश बहुत छोटा होता है, लंबाई का पता नहीं लग रहा, लंबाई कितनी है इसकी भी DL है। अगर लंबाई समान है तो सतत आवेश वितरण है ना, तो इन पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा, इस पर भी आवेश क्या होगा, समान होगा। ये दूरी जो है वो कितनी है, R है, ये दूरी जो है वो क्या है, सेम है ना। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। तो ये A1P और ये A2P, ये दूरियां भी क्या होगी, बराबर। तो दूरी बराबर, A1P और A2P दूरी बराबर, और इन पर आवेश भी क्या, बराबर। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। D1 और D2 का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, पर दिशा जो है वो एक दूसरे से क्या है, अलग। अगर दिशा अलग हो तो थीटा पता हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं अपने सदिशों का संयोजन करने के लिए, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। बट इधर दिक्कत यह है कि दिशा अपने को जो है, दोनों के बीच में एंगल अपने को पता नहीं है। तो दोनों के बीच में एंगल पता नहीं है तो अपने इनके क्या कर लेते हैं, हमेशा का तरीका है अपना, क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अपने क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग समय, अभी बताया था ना मैंने। ये A1PO और A2PO ये दोनों सर्वांग समय, प्रेक्षण बिंदु P है, बाद में लिखूंगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अपने पास में इस तरीके से आप लोगों ने थीटा थीटा एंगल ले लिया। अब D1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। थीटा वाली लाइन पर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा वाला, तो यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा, D1 का कंपोनेंट आ जाएगा। कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, क्या कंपोनेंट आ जाएगा, DE1 कोस थीटा, DE1 कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, कोस थीटा के परपेंडिकुलर कौन होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर DE1 साइन थीटा, DE1 साइन थीटा। इसी तरीके से DE2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। थीटा वाली लाइन पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, DE2 cos थीटा, DE2 cos थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, DE2 sin थीटा। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा अपना DE2 sin थीटा, DE2 sin थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो cos थीटा वाले कंपोनेंट क्या आ रहा है, एक दिशा में, समान दिशा में, और साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। ये जो तरीका है ये आपको याद रखना है। अचालक परत और चालक परत में भी दिशा जो है वो अपने इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। अपने मध्य बिंदु जो होगा प्रेक्षण बिंदु के सामने, अब नाम दे दो, अब नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षण बिंदु का नाम क्या है, P है। P के सामने, मध्य बिंदु के सामने जो भी बिंदु होगा आकृति पर, उसके ऊपर और नीचे समान दूरियों पर अल्पांश लेने। परत में भी अपने यही करेंगे। फिर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है कि किस दिशा में है, इधर D1 इस दिशा में, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा DE2 इस दिशा में, दोनों की दिशाएं अलग अलग। तो कंपोनेंट कर लिए, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा समान दिशा में है, और DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा विपरीत दिशा में है। अब चूंकि DE1 और DE2 इन दोनों का परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है। परिमाण बराबर क्यों है, क्योंकि D1 और DE2 दोनों की ही वैल्यू लिखूं तो दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, देखो अपने पास में इस पर जो अपना क्या कहते हैं, ये अल्पांश है, इस अल्पांश पर आवेश में मान लूं, कितना मान लूं, DQ मान लूं, K DQ, ठीक है। अल्पांश पर आवेश DQ है, और दूरी A1P और A2P दोनों ही दूरियां क्या है, बराबर है। दोनों ही दूरियां क्या है, A1P का स्क्वायर रखूं या K DQ A2P, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग समय ना, अभी बताए थे मैंने, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, तो दूरियां दोनों क्या होगी, बराबर। सर आवेश भी कैसे बराबर हो रहा है, लंबाई बराबर है और सतत आवेश वितरण है, तो समान लंबाई पर समान आवेश होगा। तो इस पर DQ है तो इस पर भी क्या होगा, DQ होगा। लंबाई, अगर यहां से लैम्डा का फॉर्मूला बनाऊं तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्पांश पर कुल आवेश कितना है, अल्पांश पर कुल आवेश है DQ, कितनी लंबाई पर है, DL लंबाई पर। तो DL लंबाई पर आवेश कितना है, DL लंबाई पर आवेश है, DL लंबाई पर आवेश कितना है, DQ है, ठीक है। तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा,
एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेश हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। तो अल्पांश पर कुल आवेश dq अपॉन dl, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। तो दोनों जगह dq की जगह अपने लैम्डा dl रख सकते हैं, लेकिन ये बात की कहानी अभी अपने जो है वो इसको नहीं छेड़ रहे, बस लैम्डा की वैल्यू dq अपॉन dl है, ये याद रखना, ठीक है आपको। ओके ठीक है, अब D1 और D2 यहां से देख रहे हो कि D1 और D2 दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, D1 D2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो D1 साइन थीटा और D2 साइन थीटा भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे इक्वेशन 2 से, है ना। D1 D2 बराबर है तो D1 साइन थीटा और D2 साइन थीटा भी एक दूसरे के बराबर होंगे, और दोनों की दिशा परस्पर क्या है, विपरीत है, 180 डिग्री पर है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और D1 cos थीटा और D2 cos थीटा जो है वो एक ही दिशा में है, इसलिए क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। D1 cos थीटा और D2 cos थीटा दोनों परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी बराबर है। D1 cos थीटा और D2 cos थीटा परिमाण में भी बराबर और दिशा में भी बराबर, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो दिशा किधर से किधर आएगी, O से P की तरफ, किधर से किधर आएगी, O से P की तरफ, है ना। O से P की तरफ अपने को दिशा प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ये जो है वो क्या है, तार है, ये मेरा मार्कर जो है वो आवेशित तार, ये बिंदु P है, तो दिशा किधर से किधर होगी, O से P की तरफ। प्रेक्षण बिंदु अगर यहाँ है तो किधर से किधर होगी, यहाँ से इधर। अगर प्रेक्षण बिंदु यहाँ है तो तार से प्रेक्षण बिंदु की तरफ, हमेशा तार से प्रेक्षण बिंदु की तरफ बाहर की ओर होगी। जिस तरीके से वो बोतल साफ करने का ब्रश आता है ना, तो ब्रश के जो आपके वो जो दाने निकले हुए होते हैं उनकी दिशा बाहर की ओर होती है, सेम उसी तरीके से ये तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होगी, बाहर की ओर। P प्रेक्षण बिंदु है तो O से P की तरफ, क्योंकि यहाँ पर D1 cos थीटा और D2 cos थीटा की दिशा किधर है, O से P की तरफ। इसी तरीके से अगर दूसरे अल्पांश भी लूंगा, एक अल्पांश यहाँ पर सेम दूरी पर, एक अल्पांश यहाँ पर, तो भी दिशा कहाँ प्राप्त होगी, O से P की तरफ ही होगी, क्योंकि cos थीटा वाले घटक जुड़ेंगे, sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो कितने भी घटक, कितने भी अल्पांश ले लो, हमेशा दिशा किधर प्राप्त होगी, O से P की तरफ ही होगी। सर हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लो, लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये डेरिवेशंस आती है, लिखने का तरीका क्या है, देख लो, बता रहा हूँ, है ना। आवाज को जो है वो दिमाग में बैठा लो, यहीं पर ही जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा आपको। अगर ध्यान से देख रहे हो यहीं पर प्रिपेयर हो जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार पर धनावेश सतत रूप से वितरित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए O बिंदु से ऊपर व नीचे समान लंबाई dl के दो अल्पांश A1 व A2 लेंगे। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D1 है, जिसकी दिशा A1 से P की ओर है। A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D2 है, जिसकी दिशा A2 से P की ओर है। चूंकि D1 और D2 की दिशा एक दूसरे से असमान है, इसलिए इनके घटक कर लेंगे। घटकों का परिमाण समान है, परंतु D1 sin थीटा तथा D2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, तथा D1 cos थीटा तथा D2 cos थीटा परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदिश बाहर की ओर प्राप्त होगा। पूरे तार को इसी प्रकार अल्पांशों में विभाजित करने पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा cos थीटा वाले घटकों की तरफ होगी। अतः आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की तरफ बाहर की ओर होगी। यह किस में लिखना है, यह लिखना है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके लिए लिखना है, ठीक है। यह हो गया किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में, ठीक है।
अगर आपको कोई भी जो है वो ऐसे लग रहा है कि कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, टाइम बता दीजिएगा, सर इस टाइम पे जो है वो हमें डाउट है, हमें जो है बताइए कि इसका जो है वो क्या सॉल्यूशन होगा। मैं आपकी क्वेरी को जो है वो 100% जो है वो मेरी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा कि वो जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये जो है वो किसके लिए हो गया, दिशा के लिए हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद जो है वो अपने विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण निकालेंगे, किसके कारण, तार के कारण ही, ये जो तार है इसी के कारण ही, उसके लिए चलेंगे। विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए, किसके कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, वही है अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। यह दिख रहा है अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। एक और चीज बता देता हूं, अनंत लंबाई दिखाने के लिए लास्ट में मैं डॉट बना रहा हूं, है ना। यहां पर भी देखो लास्ट में जो है वो मैं क्या बना रहा हूं, डॉट बना रहा हूं। और सतत आवेश वितरण है, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, ये प्रेक्षण बिंदु P है कितनी दूरी पर, R पर, सेम यही है। ये प्रेक्षण बिंदु P है कितनी दूरी पर, R पर। प्रेक्षण बिंदु O से कितनी दूर है प्रेक्षण बिंदु P, R दूरी पर है। ये R दूरी पर, ये भी R दूरी पर। अब हमने ये बेलन क्यों बनाया सर, है ना, रोटी थोड़ी करनी है आप लोगों को, रोटी तो लड़कियों को भी नहीं करनी है ना, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको नहीं करनी, उन लड़कियों को, है ना। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे जो है वो अपनों ने गाउसीय पृष्ठ बनाया है। ये बेलन जो दिख रहा है वो क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। हम हमेशा जो है वो परिमाण निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए गाउस के नियम का जब यूज करेंगे तो गाउसीय पृष्ठ, जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बनाएंगे, गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, अभी आपके चैप्टर में जो है वो ज़्यादा अच्छा है, आपके सिलेबस में जो है वो गाउसीय पृष्ठ दो ही है, एक है बेलनाकार है, दूसरी आपको बनानी है कौन सी, एक तो बेलनाकार, एक गोलाकार। ठीक है, वैसे गाउसीय पृष्ठ किसी भी आकृति की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेलनाकार, गोलाकार, वर्गाकार, घनाकार, कैसी भी बना सकते। ठीक है, अभी जो है वो अपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया अपनों ने। फर्स्ट बात ये है कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ जो है उसमें पृष्ठ जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे। सर हमने गाउसीय पृष्ठ क्यों बनाया, गाउसीय पृष्ठ इसलिए बनाया क्योंकि गाउस के नियम का यूज जो है वो हम कर रहे हैं। और गाउस का नियम ये बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो उसके आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो बंद पृष्ठ तो चाहिए ना, यहाँ तो अभी सिर्फ तार है, तो तार के चारों तरफ हम लोगों ने क्या बना दिया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। हम जो है आवेशित चालक तार और आवेशित परत, चालक और अचालक, इनमें बेलन बनाएंगे। और गोला जो आएगा, ठोस गोला और खोखला गोला, चालक और अचालक, इनमें जो है वो अपने जो गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे वो गोलाकार बनाएंगे। दो ही पृष्ठ है, एक बेलनाकार एक गोलाकार। ठीक है, तो अपनों ने जो है वो क्या बना लिया, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना लिया जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या प्रेक्षण बिंदु की दूरी के बराबर ही अपनों ने ली है R। प्रेक्षण बिंदु को अपनों ने वक्र पृष्ठ पर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अपने को फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद होगा आपको फॉर्मूला, मैंने जो है वो गाउस का नियम जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था गाउस के नियम का जो यूज होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं अपने, इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। दो फॉर्मूले अपने कौन कौन से हैं, एक तो जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में है कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही क्या होता है, अपना फ्लक्स होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है अपने पास में आवेशों का बीजगणितीय योग, गाउस का नियम जो है उससे आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही अपने क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब यहां से E की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी चीजों को उधर ले जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो फ्लक्स है वो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला है। अब बेलन में पृष्ठ कितने हो गए, 3। एक हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऊपर वाला, एक हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नीचे वाला, ये S1 और ये S2। और वक्र पृष्ठ को अपने नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, S3। तो इनसे गुजरने वाले फ्लक्स भी कितने होंगे, 3। एक ऊपर से फ्लक्स गुजरेगा, एक नीचे से फ्लक्स गुजरेगा और एक वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो phi = phi1 + phi2 + phi3। ठीक है, तो हम लिख देंगे बेलन के 3 पृष्ठ, बेलन के 3 पृष्ठ है, कितने पृष्ठ है, 3 पृष्ठ है, इसलिए
पृष्ठ है, इसलिए फाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इसलिए फाई इज इक्वल्स टू होगा अपने पास में फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 क्यूब। फाई 1 किसके बराबर होगा, फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 क्यूब। ठीक है, अब जो है वो हम डायरेक्ट यह है फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ई डॉट एस का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम पहले ई डॉट एस को किसके लिए लगाएंगे, अल्पांश के लिए लगाएंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एक डेरिवेशन में आपको सीखना होगा, बाकियों में सब में आपको जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है सर, हम कैसे सीखेंगे, कुछ भी नहीं है, तीनों वक्र पृष्ठ है, तीनों जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ नहीं है, दो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है और एक वक्र पृष्ठ है, तीनों पर जो है वो अल्पांश ले लो। ठीक है, मैंने एक अल्पांश यहाँ पर लिया, एक अल्पांश यहाँ पर लिया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, S1 है ना, तो इस अल्पांश का नाम क्या दे दिया, DS1 दे दिया। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर, तो बाहर की ओर किधर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पर देखनी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, देखो यहाँ धनावेश को रख दो, तो इसके धनावेश से ये धनावेश यहाँ पर रखा हुआ क्या होगा, प्रतिकर्षित, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरफ। ये किसकी दिशा, ई वेक्टर की, और ये किसकी दिशा अपने पास में, DS1 वेक्टर की, इसके अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 पर भी जो है वो अपने क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे, तो अल्पांश के कारण अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, नीचे, ये DS2 वेक्टर क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो यहाँ पर धनावेश रख दो, तो धनावेश से धनावेश क्या होगा, प्रतिकर्षित, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ई वेक्टर, तो यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों पृष्ठों पर तो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 है, मतलब फ्लक्स जो है वो इन दोनों पृष्ठों के लिए 0 0 होगा। पहले ही बता देता हूँ, आगे जो है वो इसमें सोल्व करेंगे, लेकिन पहले ही बता दिया कि पृष्ठ यहाँ पर फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0, क्योंकि विद्युत बल रेखा धनावेश से इस तरीके से है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखा क्या निकलेगी, बाहर ऐसे निकलेगी ना, ऊपर थोड़ी निकलेगी, ऊपर या नीचे थोड़ी निकलेगी, इसलिए विद्युत फ्लक्स ऐसे निकलेगा, इस वक्र पृष्ठ से निकलेगा। ठीक है, अब फॉर्मूले से भी अपने को पता चल जाएगा कैसे जो है वो इससे S1 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स और S2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब S3 वक्र पृष्ठ पर भी अल्पांश ले लेते हैं, 2 पर तो अपनों ने ले लिया, S1 और S2 पर, S3 पर भी ले लेते हैं, तो S3 पर अपने जो है वो अल्पांश लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, जहाँ पर प्रेक्षण बिंदु है वहीं पर ही अपने अल्पांश ले लेते हैं। तो यहाँ पर अल्पांश ले लो, ये अपनों ने अल्पांश ले लिया, तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, DS3 बाहर की ओर। ठीक है, और ये अगर यहाँ पर धनावेश रख दो तो धनावेश से धनावेश क्या होगा, प्रतिकर्षित, इसी दिशा में जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस दिशा में आएगी, यहीं आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू S3 के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो लगा दो गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या है, वहाँ से अपने वही डायग्राम फॉलो करते हुए अपने आगे चल रहे हैं। गाउस का नियम क्या है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है, वह E डॉट एस के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, और बराबर होता है डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, लेकिन अपनों ने फ्लक्स जो है वो कितना है, अपने पास में 3 पृष्ठों से गुजर रहा है, तो अपनों ने फाई को जो है वो 3 भागों में बांट दिया, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फाई को अपने हटा देते हैं, इसका काम यहाँ तक ही था, LHS बराबर ये सिर्फ LHS और RHS का यूज़ करेंगे, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब फाई 1 फाई 2 फाई 3 की जगह मैं क्या रखूँगा, देखो यहाँ देखते जाओ, फाई 1 फाई 2 फाई 3 की जगह मैं रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा E डॉट DS1, यहाँ पर रखूँगा E डॉट DS1। ठीक है, और यहाँ पर S1 लिख दूँगा, फिर फाई 2 की जगह लिखूँगा मैं E डॉट DS2, यहाँ पर लिख दूंगा S2, और फाई 3 की जगह लिखूंगा मैं E डॉट DS3, और यहाँ पर जो है वो मैं क्या लिखूंगा, S3। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल्स टू है डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, आपने ये क्या किया, फाई 1 फाई 2 फाई 3 क्या है, फाई 1 है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, फाई 2 है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, और फाई 3 है वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है,
∅1 के लिए अगर मैं पहले d∅1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो d∅1 क्या हो जाएगा, E डॉट ds1, d∅1 अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds1, तो E डॉट ds1 कर दिया। और पूरे पृष्ठ से रिलेटेड S1 से पूरे पृष्ठ से रिलेटेड अगर फ्लक्स निकालूं तो E डॉट ds1 का क्या कर दूंगा, समाकलन। इसी तरीके से इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds2, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। और पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds2। इसी तरीके से अल्पांश थर्ड के लिए, थर्ड पृष्ठ के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो यहां से सिर्फ इस अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, E डॉट ds3, तो मैंने लिख दिया E डॉट ds3। और पूरे वक्र पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अगर कैलकुलेट करूं तो इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, E डॉट ds3, इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास में। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है वो अपने इस फॉर्मूले को खोल देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को खोल दो। E डॉट ds का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आता है, डॉट खोलते तो क्या आता है, कोस थीटा, E ds कोस थीटा, है ना। अब आप देख रहे हो कि S1 पृष्ठ में ds1 और E के बीच में थीटा कितना है, 90 है। S2 में E डॉट और ds2 के बीच में थीटा कितना है, 90 है। तो फर्स्ट और सेकंड में जो है वो थीटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और थर्ड में थीटा जो है वो कितना आप भी समझाया था, 0। तो थर्ड में कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपने पास में आ जाएगा, इसको खोल लेते हैं, E ds1 cos 90 डिग्री प्लस E ds2 cos 90, E ds1 cos 90, E ds2 cos 90 और E ds3 के लिए थीटा 0 है, तो है ना। मगर यहाँ पर अपनों ने समाकलन नहीं लगाया, समाकलन, तो अपने को यहाँ पर समाकलन लगाना होगा। यहाँ पर समाकलन का साइन है, साथ में समाकलन लगा देते अपने। प्लस थर्ड पृष्ठ के लिए, क्या आ जाएगा अपने पास में, S3 के लिए आ जाएगा अपने पास में E ds cos 0, E ds cos 0 इज इक्वल्स टू क्या है, डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, हर जगह पे समान है, क्योंकि ये पृष्ठ की दूरी हर जगह पे r रहेगी, यहाँ पर भी r रहेगी। और सतत आवेश वितरण है तो हर जगह पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो E क्या होगा, कांस्टेंट, तो E कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, 0, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। थर्ड टर्म में जो है वो अपनों ने E को क्या किया, बाहर ले लिया। समाकलन कर देंगे किसका, ds3 का, है ना। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पृष्ठ कौन सा है, S3 इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डेल Q की वैल्यू रखनी, अब अपने RHS वाले पद पर आने। डेल Q क्या होता है, गॉस के नियम में आवेश क्या होता है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो बंद पृष्ठ की लंबाई कितनी है, लंबाई है L। लंबाई को अगर अपने रेखीय आवेश घनत्व से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास में आवेश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा का फॉर्मूला था कुल आवेश बटा कुल लंबाई, ठीक है ना। माना इस पृष्ठ के अंदर आवेश कितना उपस्थित है, क्यों आवेश उपस्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L, है ना। तो Q इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है लैम्डा L, ठीक है ना। अगर अपने को 1 किलो चावल की कीमत पता है ना, 1 किलो चावल की कीमत पता है और 10 किलो चावल ले रहे हैं, तो अपने को 10 किलो चावल की कीमत भी पता होगी ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L है ना। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू कुल आवेश बटा कुल घनत्व होता है। तो मैंने मान लिया पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, Q है, पृष्ठ की कुल लंबाई कितनी है, L है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा L आ जाएगा। अब कुल Q जो है वही क्या है, इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश। तो Q को जो है वो अपने किसकी जगह रख, ये लैम्डा L को किसकी जगह रख देंगे, डेल Q की जगह रख देंगे, क्योंकि डेल Q ही इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होता है, उसको लिखते हैं। तो डेल Q की जगह लैम्डा L लिख देंगे, अपने पास में आ जाएगा E, ठीक है। E ये ds3 की वैल्यू बाद में लिखूंगा, है ना। यहाँ पर मैं चलो एक बार लिख देता हूँ,
फिर ds3 की वैल्यू लिखूंगा, ds3 है ना। और डेल क्यू की जगह क्या लिखना है अपने को, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब बताओ ds3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मेरे को ये बताओ ds3 की वैल्यू क्या होगी। ds3 क्या है, इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई RL। आपने जो है वो अगर बेलन के, ये अल्पांश कहाँ पर लिया है, वक्र पृष्ठ पर लिया है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds3, सभी अल्पांशों को जोड़ दूं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL। तो इसका समाकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, ds3 का समाकलन कितना होगा, 2 पाई RL होगा। तो अपने पास में आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई किधर आ गया, नीचे आ गया, इंटू R भी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब अपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा, और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे भी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 लैम्डा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है, स्थिर वैद्युत स्थिरांक K के बराबर होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, 2K लैम्डा, और नीचे क्या रह जाएगा, R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अपने K रख रहे हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, E का फॉर्मूला आ जाएगा। E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2K लैम्डा अपॉन R। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, अपने पास में आवेशित चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 2K लैम्डा अपॉन R। यह दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व कि उसको आवेश जो है वो कितने पास पास दिया गया है, दूसरा डिपेंड करता है दूरी पर कि दूरी जो है वो कितनी है। दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा, दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम। लैम्डा के विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समानुपाती। E समानुपाती होगा किसके, लैम्डा के, और E व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के। ग्राफ भी बना सकते हो तुम लोग, अगर लैम्डा और R के लिए ग्राफ बनाना चाहो विद्युत क्षेत्र के साथ में तो ग्राफ भी बना सकते हो। अपने देख लेंगे यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र किसमें, न्यूटन पर कूलम में, और ठीक है, विद्युत क्षेत्र को ऊपर रखते हैं अपने, है ना, विद्युत क्षेत्र को ऊपर रखते हैं। नीचे पहले लैम्डा, और पहले किस में बना रहे, लैम्डा और ई में। तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है, कुल आवेश बटा कुल लंबाई होती है ना, तो यूनिट क्या होगी, कुल आवेश के लिए कूलम, लंबाई के लिए मीटर। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के लिए न्यूटन पर कूलम समानुपाती है, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, इसलिए ग्राफ अपना इस तरीके का रेखीय अपने पास में ग्राफ आएगा। यहाँ पर लिख देंगे E समानुपाती लैम्डा, E समानुपाती लैम्डा, ओके। E और R में ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ खींच दो। ये यहाँ पर R दूरी मीटर में, और E विद्युत क्षेत्र किसमें, न्यूटन पर कूलम में। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। E व्युत्क्रमानुपाती R, है ना, लेकिन ये धीरे धीरे कम होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो व्युत्क्रमानुपाती है वो किसके है, R के। बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है KQ/R², वहां पर विद्युत क्षेत्र तेजी से कम होता है, यह है डिफरेंस, ओके। अगर इसको विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को सदिश फॉर्म में लिखना चाहो, वेक्टर फॉर्म में, तो अपने पास में आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, R कैप क्यों लगाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर थी, O से P की तरफ, R कैप की दिशा भी किधर होगी, O से P की तरफ। तो यहाँ पर अपने लगा दिया R कैप, दिशा बताने के लिए एकांक सदिश का यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाले क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कल वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपने पास में ये था कि किसी पृष्ठ में अंदर एंटर होने वाला फ्लक्स, ठीक है, एंटर होने वाला फ्लक्स जो है वो अपने पास में कितना है, वो अपने पास में है 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये एंटर होने वाला फ्लक्स है, ठीक है, एंटर होने वाला फ्लक्स है, और एग्जिट होने वाला जो फ्लक्स है, एग्जिट होने वाला जो फ्लक्स था वो अपने पास में था 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा,
फाई नेट कितना हो जाएगा, ये इनपुट और आउटपुट बताया था, ये आउट और ये इन है ना। तो अपने पास में आउट वाला जो निर्गत होता है वो किस में होता है, प्लस में, और इन होता है वो किस में होता है, माइनस में। तो अपने पास में आ जाएगा 2000 माइनस 900, तो नेट फ्लक्स अपने पास में कितना होगा 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है ना। तो यहाँ से अपने को उसमें प्रश्न में उपस्थित आवेश निकालना था। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आवेश निकालना है, तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट कितना है 1100 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको अपने कैलकुलेट करेंगे है ना, तो अपने पास में आ जाएगा 9.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्या आया है, आवेश आया है, तो इसको लिख देंगे अपने कूलाम। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो था वो अपने पास में था, क्या था, घन से रिलेटेड था। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में घन से रिलेटेड था कि घन के जो है वो कोर पर मैं आवेश रखूं तो जो है वो इस घन से के एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में अपने जो है वो कल चर्चा करते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसमें जो है वो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत जो है वो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इससे मैं तीसरा क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, दूसरा बाद में बताऊँगा। ठीक है, कल बताऊँगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण जो है वो कितना है 200, विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण जो है वो अपने पास में है 200 न्यूटन पर कूलाम। इसमें आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है 60 माइक्रो कूलाम रखा है। 60 माइक्रो कूलाम का मतलब क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। इस पर जो है वो क्या होगा, विद्युत बल कितना होगा। तो विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन क्यू। बताया था ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, लगने वाला विद्युत बल अपॉन आवेश। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यूज करना है क्यू ई। तो क्यू कितना अपने पास में 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ई कितना अपने पास में 2 इंटू 10 की पावर प्लस 2। तो 10 की पावर माइनस की 4, 10 की पावर माइनस की 4 और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। तो अपने पास में आ जाएगा 120 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन बल। तो कितना बल लगेगा इस आवेश पर 60 माइक्रो कूलाम पर 120 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके, ठीक है। कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पीछे के लेक्चर्स जो है वो ज़रूर देखिएगा। और एक और बात है, अगर किसी को जो है वो हिंदी पढ़नी है अच्छे से तो विनोद जी सर हिंदी वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं लिंक दे दूंगा, उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप देख रहे थे फिजिक्स के फंडे पढ़ रहे थे। ओके, थैंक यू।